हमने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक संवाद किया और इस संवाद में उन्होंने यूसीसी से लेकर डेमोग्राफी चेंज और यूथ को लेकर क्या कहा, आज इस विशेष संवाद को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आप लोग पहुंचे और सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। समृद्धि संवाद है और समृद्धि शब्द का अगर पर्याय मैं कहूँ तो ये देव स्थान है, उत्तराखंड है। आदिकाल से यहाँ समृद्धि रही है, देवताओं की कृपा रही है और अब जो विकास की दिशा में आप इस पूरे राज्य को लेकर चल रहे हैं। धामी जी, अगले महीने आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं और उसके बाद फिर तैयारी करनी है अगले इलेक्शंस की, अगले साल इलेक्शंस होने हैं। इन 5 साल में अगर 5 बड़ी उपलब्धियां हम जानना चाहें आपकी तो क्या बताएंगे? राहुल जी, मैं सबसे पहले तो समृद्धि संवाद में आपका और आपकी पूरी टीम का और आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने समृद्धि संवाद ही इसका नाम रखा है। तो अगर आप 5 कहेंगे तो यहाँ तो 50 चीज़ें ऐसी हैं, 50 काम ऐसे हुए हैं और मैं 5 बताऊंगा और जो अगले 50 नहीं बताऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे थोड़ा। देखिए, हम पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प था और उस संकल्प को लेकर निरंतर हमारे प्रयास जारी रहे। एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना अनवरत रूप से हमने चाहे राज्य में ऐतिहासिक फैसले लेने हों या विकास का एक मॉडल स्थापित करना हो, उन सभी पर काम किया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी या एसडीजी इंडेक्स में हमारे राज्य का नाम पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आना हो या मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में राज्य को पुरस्कार मिलना हो, पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिलना हो, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, निर्यात सूचकांक तैयारी में हमारे राज्य को देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त होना हो, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में पूरे देश में उसमें भी हमारा एक अच्छा स्थान बना है। पहले दूसरे स्थान पर हम पूरे देश के अंदर जो हमारे जैसे हिमालयी राज्य हैं उनमें हैं। यानी ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं। खनन क्षेत्र जो एक बहुत विवादित क्षेत्र माना जाता था, हर सरकार के लिए बहुत चुनौती होती थी, उसमें भी भारत सरकार ने हमारे राज्य को सारे पैरामीटर्स जो होते हैं उसका ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि का पुरस्कार देना हो। रिवर्स प्लान बहुत तेज़ी से हुआ है। देखिए, यहाँ 4 धामों में आज लगभग 50 दिन की यात्रा होने जा रही है और इन 50 दिनों में 31 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और संवाद समृद्धि आपकी, ये सही नाम आपने दे रखा है, तो मैं कहूँगा कि यही समृद्धि है। हमारे होम स्टे फुल हो रहे हैं और होटल, टैक्सी, टूर गाइड या इस व्यापार से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए सभी लोग समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं कई घंटों बोलता रहूँगा और मेरी बात आती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जितना होगा, चूँकि आपका ये प्राइम टाइम भी है। जी, आपने 4 धाम यात्रा की बात की और इस बार रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। आपने पिछले कुछ सालों में वहाँ पर इंतज़ाम भी किए इस तरीके से ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ, लेकिन जो आपने सुविधाएं दी, जो भीड़ बढ़ी, अब उसे उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं या चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यात्रा आस्था श्रद्धा की यात्रा है और यात्रा के बारे में अगर आप उसके थोड़ा बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले
तो ये यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी। इधर 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी। हमारे 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का नव निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, और बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं तो बहुत तेज़ी से यात्रा बढ़ी है। अभी आप ही दिल्ली से देहरादून आए होंगे तो मतलब अधिकतम 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच रहे हैं, हरिद्वार पहुँच रहे हैं, ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं बढ़ने के कारण से फुटफॉल बहुत बड़ा है और संख्या बहुत बड़ी है श्रद्धालुओं की, आने वाले पर्यटकों की। पर्यटक पिछले 4 सालों में मैं बात करूं तो 23 करोड़ से भी अधिक पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए हैं। तो एक, जैसा आपने कहा कि चुनौती है हमारे को कि सबकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से करवाने की। चुनौती है हमारी कि उनकी सुरक्षा की, कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। तो उन सभी पैरामीटर्स को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कि यात्रियों की यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, सरल हो, बिना किसी विघ्न बाधा की हो। तो बड़ी संख्या में आना अपने आप में एक समृद्धि का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यात्रा केवल एक टूरिस्टों की जैसी यात्रा नहीं है, ये आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है। इसके दोनों पहलू हैं। सनातन की यात्रा है और उत्तराखंड राज्य के लिए ये लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी का भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यात्रा बढ़ी है तो निश्चित रूप से समृद्धि आई है, जो आपने संवाद में लिखा है। रोपवे को लेकर के क्या स्थिति है? रोपवे का जो काम है वो, और दूसरा, इस साल जो हो गया, लेकिन अगले साल के लिए आपके पास कुछ और प्लान्स हों? हालांकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, जो आपने सोच रखी हो कि चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए ये चीज़ रह गई, पूरी करना मुझे है, या मेरे लिए ये लक्ष्य है? देखिए, इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप उसको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में होगा कि कुछ लोग जो है भीड़ की पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं, और इस यात्रा का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो मैंने उनसे बहुत बार कहा, बड़ा विनम्र मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा विरोध करिए, हमारी सरकार का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध करिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाई इन चार धाम की यात्रा का विरोध मत करिए। ये हरि का स्थान है, ये जो है धर्म का काम है, ये सनातन का काम है, ये हमारे राज्य की समृद्धि का कारण है, ये हमारा आर्थिकी का बहुत बड़ा कारण है, रोजगार का कारण है। उनको वो नहीं दिखाई देता है कि भाई आज होटल फुल हो रखे हैं, होटलों में अच्छी लोगों की आमदनी हो रही है, टैक्सी अच्छी चल रही हैं, ये हमारे होम स्टे पूरे फुल हो रखे हैं, हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान हैं, उत्पाद हैं, वो बड़ी संख्या में लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो उन सबको जो है एक पहचान मिल रही है, हमारे ब्रांड पूरे देश और दुनिया के अंदर जा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते। वो राजनीतिक कारणों से कि भाई यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा में भीड़ बहुत हो गई है, वीडियो बना के डाल देंगे। अरे भाई, लोग आ रहे हैं तो उनको हम वापस थोड़ी ना भेजेंगे। हमने कहा है कि जितने भी लोग आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, हम उनको व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से यहाँ चारों धामों के दर्शन कराएंगे, अन्य देव स्थानों के भी दर्शन कराएंगे। तो ये सिर्फ विरोध है, या फिर सिर्फ इस वजह की एक वजह ये भी है कि आप हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं, और आपके ख़ासतौर से उत्तराखंड में जितने भी फैसले हैं वो ख़ास तौर से हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी मदरसा दिखाई देता है, धामी जी उस तरफ बुलडोज़र चलवा देते हैं। नहीं, देखिए, वो मेरा विरोध करें। अभी उनके नेता आए थे, उन्होंने कुछ कहा और वो चले गए, आए और चले गए। देखिए, वहाँ अल्मोड़ा जाना था,
पौड़ी जाना था, एक दिन देहरादून भी कार्यक्रम रखा था शायद यहीं कहीं। अरे अभी मैं सुन रहा था कि जो है कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है उत्तराखंड सरकार ने उनको रोक दिया, DGCA ने रोक दिया, यूकाडा वालों ने रोक दिया। अरे भाई, ना तो हमें पता है कि आप किस हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हमने तो वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवाया, ना हमारे यहाँ से उसकी कोई परमिशन हुई है कि भाई इस हेलीकॉप्टर में आएंगे। वो तो उनके अनुबंध वाला हेलीकॉप्टर होगा, पायलट भी उन्हीं के होंगे। अब उसमें चलो ठीक है, आप नहीं जा पाए, उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं है तो नहीं गए, चलो ये आप अल्मोड़ा भी नहीं गए, फिर पौड़ी भी नहीं गए। अरे देहरादून में तो मौसम अच्छा था, दिल्ली जाके आ जाते, एक बार दिल्ली जाते और दिल्ली से वापस आ जाते। अगर आपको यहाँ, अब वो तो अंडमान में दिखाई दे रहे थे उसी के दिन मुझे, यानी कि उनको उत्तराखंड में नहीं रहना था। तो इस प्रकार से वो हमारा विरोध करें, हमारी सरकार का विरोध करें, हमारी पार्टी का विरोध करें, हम स्वीकार करते हैं, हम चैलेंज उनका स्वीकार करते हैं, लेकिन चार धाम का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक डेमोग्राफी है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। हम पर वो तो उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे, उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे। कोटद्वार के एक जिम संचालक है जिनकी जिम चल नहीं रही है, तो उसकी सदस्यता लेने आ रहे थे, वो उसकी आर्थिक मदद करने आ रहे थे। देखिए राहुल जी, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में उन्हीं दंगों में एक माँ का बेटा, एक पहाड़ का बेटा, गरीब परिवार का बेटा दिलवर सिंह नेगी की हत्या हो जाती है। वहीं वो कोटद्वार के पास के ही निवासी थे और दिल्ली में भी उनके लोग रहते थे। कभी राहुल गांधी ने जो है वो दिलवर सिंह नेगी की कभी जो है उन्होंने कोई खोज खबर नहीं करी, कभी उनके परिवार के आंसू पोंछने का काम नहीं करा। अब यहाँ इसलिए आए कि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, तो मोहम्मद से उनको प्यार है, लेकिन दिलवर से प्यार नहीं था उनको। कभी किसी उत्तराखंड के किसी दुख में आए किसी के यहाँ, इतनी सारी हमारे यहाँ शहादत होती है। जनरल रावत जो हमारे यहाँ के प्राइड थे पूरे देश के, पहले CDS थे, सेना में रहते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए। भारत की जो सेना है उसको हर तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित करने में, आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियाँ की गई, किस प्रकार का अनाप शनाप कहा गया, तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। जो लोग, उनकी बुद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, मैं एक सैनिक पुत्र हूँ इसलिए मेरा भी खून खोलता है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे सभी लोगों का खून खोलेगा जब कोई सेना से ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रमाण मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रमाण मांगेंगे, एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगेंगे, तो यहाँ गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो यहाँ के सैनिक, हिंदुस्तान की सेना की पूर्ति करने वाला हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। तो यहाँ के लोगों को अंदर हमेशा राष्ट्रभक्ति रही है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद कोई युद्ध हो, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सैनिकों ने, यहाँ के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। धामी जी, अगले महीने उत्तराखंड में मदरसा एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये जो मदरसा एक्ट है इसके बारे में भी ये हमारे एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, काजमी जी, इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं भी, और ये बहुत बार देखिए ये गलत सलत छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को जो देश की आज़ादी के बाद से लगातार डराया जाता रहा कि भाजपा आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, दंगे करवा देगी, मारपीट करवा देगी, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है। और यहाँ पर भी जब हम मदरसा एक्ट को भंग करते हैं तो उसमें भी ये बनाया गया कि एक किसी वर्ग विशेष को हम टारगेट कर रहे हैं। भाई, हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य बनना चाहिए उनका, वो देश की जो राष्ट्रवाद है उस भावना से उनका विकास होना चाहिए, न कि पुरानी 500 साल पुरानी जो है उनको वो शिक्षा दी जाती है, कट्टरवादी चीज़ें दी जाती हैं। हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसमें क्या बुराई है?
हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए। उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या उनके लिए आप भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य करेंगे? नहीं, वंदे मातरम तो सबको गाना चाहिए, और देवभूमि में तो विशेष रूप से गाना चाहिए। देवभूमि में तो किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से क्या, अब तो भारत सरकार के गजट में ही आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी तो उससे पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। गाया जा रहा है, लगातार हम लोग गा रहे हैं इसको। पर कुछ लोग, जैसे अभी आपके यहाँ तो नहीं, लेकिन कई राज्यों में कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और बहुत खुल के विरोध करना शुरू किया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ज़बरदस्ती हम पे ये क्यों थोपा जा रहा है, हम नहीं गाना चाहते, क्यों हमें कहा जा रहा है कि नहीं गाना ही होगा। उत्तराखंड में क्या स्थिति रहेगी? उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है, जहाँ चारों धाम हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थल है, और हर घर से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में है, देश की सेवाएं दे रहे हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमने यूसीसी देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में जो है वो कानून लागू हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और आज यहाँ लागू होने के बाद मैं जब यूसीसी के विधेयक पर मैं बोल रहा था, जब मैंने उसको प्रस्तुत किया था, तब मैंने विधानसभा में कहा था कि यूसीसी की गंगा, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबको जो है कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं आचमन के काम आती हैं, कहीं पीने के काम आती हैं, कहीं जल देती हैं, कहीं जीवन देती हैं। उसी तरह से यूसीसी की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी, और आज सारे राज्य जो है अब उस दिशा में उसका आगे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य तो बना यूसीसी लाने में, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी कई सवाल खड़े होने शुरू हुए उत्तराखंड को लेकर के। आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग है, और क्या ये पिछले कुछ वक्त में लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा है? देखिए, पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अनाप शनाप तरीके से ऐसी ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया जहाँ कोई अस्तित्व उनका नहीं होता था। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, और ये संकल्प मेरा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ पूरे देश और दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड को आस्था से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं देश में, दुनिया में, अगर हम किसी को बताएं कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो हमारे इतना बताते ही उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं। एक भाव होता है कि भगवान के सबसे नज़दीक के लोग हैं, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, पवित्र आत्मा वाले होंगे। तो इसलिए जब पूरी दुनिया की सोच इस प्रकार की यहाँ के लिए है, तो यहाँ का देवत्व किसी भी कीमत पर उसका तनिक भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो खराब नहीं होना चाहिए। और ये मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरे सनातन का संकल्प है, और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और इधर के सालों में काफ़ी सारा इस पर काम हुआ है, डेमोग्राफी को संरक्षित करने में भी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को, उसके सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर काम हो रहा है। आप जब एक के बाद इस तरीके के कदम उठाते हैं, और ख़ास तौर से जब जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आपके राज्य में, तो वो विरोध सिर्फ आपके राज्य तक सीमित नहीं है, अब आप इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका विरोध शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल रिलीजियस एजेंसी है, और उसने भारत के 3 मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से मुस्लिम विरोधी कहा। उसमें योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, और तीसरे आप हैं। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको मुस्लिम विरोधी चेहरा बताया जा रहा है। देखिए राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेशनल लो, इंटरनेशनल लो, जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं,
मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि उनके विरोध से हम देवभूमि के मूल अस्तित्व को, खराब होने का जो हमारा संकल्प है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने जो यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है उसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं, वो लागू हो गया है और उसमें निरंतर भारत के संविधान का पालन किया जाएगा, व्यवस्था का पालन किया जाएगा। यहाँ का अवैध अतिक्रमण है वो हम किसी भी कीमत पर उसको, कोई भी अतिक्रमण को कोई भी जो है वैध नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। वो अतिक्रमण हटाने का हमारा अभियान चल रहा है, वो अभियान हमारा चलता रहेगा। हम महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जो काम हम लगातार कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। हम दंगों की राजनीति यहाँ नहीं होने देंगे। हमने दंगारोधी कानून लाए हैं। हम धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। धर्मांतरण महापाप है। हम यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब नहीं होने देंगे। अब अगर ये काम हम कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने अभी कहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा धर्म और कर्म, जो धर्म कहेगा वो कर्म हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हबीबा। बहुत धन्यवाद आपका। डीएनए में आज का संदेश।